गया इन विच ईयर वॉज वर्ल्ड बैंक क्रिएटेड, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये सन 1944 में हुई थी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? तो जनसंघ का गठन जो है 1951 में हुआ था। जनसंघ गठन, जनसंघ जो दल है भारतीय जनसंघ, इसका गठन 1951 में अलग से हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका पेंटागन क्या है? तो पेंटागन अमेरिकी या अमेरिका के रक्षा विभाग का जो है मुख्यालय है, ठीक है, जिसपे आपका 1911 वाला हमला भी हुआ था, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। आपका 1911 वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको मिलेगा पेंटागन क्या था। और चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा किसने की थी? तो चीन में जो की थी उनका नाम था डेंग सियाओपिंग ने, ठीक है, डेंग सियाओपिंग ने। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री थे। उसके बाद में है आपका राजग, यानी कि एनडीए का पूरा नाम बताना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है इसका नाम हो जाएगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी इसमें मत भर देना, राष्ट्रीय सुरक्षा जो आपका परिषद है वो नहीं आएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक का नाम कांशी राम था। इसके बाद है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों तथा धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कौन से देश कर रहे थे? तो देखिए, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन और फ्रांस थे। और जो धुरी राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे उसमें जर्मनी, इटली और जापान थे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया शीत युद्ध के दौरान भारत सोवियत संघ के आर्थिक संबंधों का संक्षेप में आपको उल्लेख करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध जो है बहुआयामी थे, बहुत अच्छे थे। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद कर पाना जो है मुश्किल था, तब भी उसने सोवियत संघ ने मदद की थी। सोवियत संघ ने भिलाई, देखो भिलाई, बोकारो और जो है विशाखापत्तनम के इस्पात कारखानों तथा भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल्स, जिसका नाम है आपका हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के नाम से है ना, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल्स बनाती है। तो जैसे मशीनरी संयंत्र यानी कारखानों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की थी। और भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपयों को माध्यम बना करके भारत के साथ व्यापार किया था, ठीक है। उस समय भारत के रुपए को माध्यम बनाया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका आसियान क्या है? आसियान क्या है? आसियान का पूरा नाम जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है, जिसका उद्देश्य अपने 10 सदस्यों, जिसमें ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लोओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलिस्पीन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। यह है आसियान। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का कार्य। विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन के केवल 2 नंबर का है, तो आप 2 से 3 कार्य लिख देंगे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे 6 कार्य बताए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम स्थापित करना और लागू करना, ये कार्य है। और व्यापार उदारीकरण पर बातचीत और निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करना, यह भी इसका कार्य है। व्यापार विवादों को हल करना, यह भी इसका कार्य है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की पारदर्शिता को बढ़ाना यानी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना, यह भी इसका कार्य है। वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध में शामिल अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के सहयोग करना जो है इसका कार्य है। और विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित करने का मदद करना, यानी कि इसका कार्य है। तो इस तरह से सारे कार्य, इसमें से कोई भी 2-3 कार्य आप लिख सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या? अब आ जाइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाना तथा भेदभाव मिटाने और हर तरह के मानव अधिकारों की रक्षा हेतु आंदोलन चलाना है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ये एक मानव मूल्यों, मानव की स्वतंत्रता, उनके भेदभाव और मानव के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आंदोलन चलाने का कार्य करता है या उनको सपोर्ट करता है। वर्ष 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष पूछा गया है। और इसके आधार पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है भारतीय संसद में पास किया गया था। किस समय, किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में। और इसके तहत जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के पहले आम चुनाव का क्या परिणाम रहा? तो भारत में देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। तो भारत में आम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952, यानी कि बिल्कुल एंड में 1951 के एंड से शुरू हुआ और 1952 के स्टार्टिंग तक चला, ठीक है। अक्टूबर से मान लीजिए फरवरी तक आपका 6 महीना होगा, 6 महीने के बीच में हुए थे। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आईएनसी बोलते हैं, इसने 489 सीटों में से 364 सीटों पर भारी जीत हासिल की थी भैया। और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले लोकतांत्रिक रूप में चुने गए प्रधानमंत्री बने थे। ये परिणाम हुआ था इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस प्रणाली का मतलब है कांग्रेस का उस समय दबदबा रहा होगा, इसीलिए उसको कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तो भारतीय राजनीति के चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में, जब भारत की राजनीति चालू हुई थी आजादी के बाद, तो पहले 10 साल में जो है क्या हुआ था, कांग्रेस ने ही शासन
ठीक है, एक शासन किया था और शासक के रूप में और विपक्ष दल दोनों ही कांग्रेस ही निभा रही थी। मतलब वो राज भी कर रही थी और अपने आप को अपोजिशन में भी डाल रही थी। मतलब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, वो खुद राजा भी था और खुद वो प्रजा भी बन रहा था। दोनों ही दलों की वो भूमिका निभा रहे थे। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को, जब केवल कांग्रेस का शासन था, तो इसे कांग्रेस प्रणाली कहा गया था। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बीच में से उठाया गया। इसके बाद में आपका धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी भी धर्म में आपको भेदभाव नहीं करना है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कोई भी राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे, मतलब अपने राजनीति के मामले से या किसी आर्थिक मामले से धर्म को दूर रखे, तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। और धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मतलब यह हो गया कि किसी धर्म का विरोध जो है करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट है। तो यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण को जो है आपको व्याख्या करनी है। ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सबसे पहला था साम्यवादी तानाशाही। सोवियत संघ में एक ही राजनीतिक दल यानी कि साम्यवादी दल था। समझ में आ गया आपको ये तानाशाही क्यों है? तो जैसे कि कांग्रेस की तानाशाही बोल सकते हैं, बीजेपी की तानाशाही बोल सकते हैं, ऐसे ही उस समय जो सोवियत संघ था उसमें साम्यवादी दल था, उसकी तानाशाही थी। तो सोवियत संघ में एक ही राजनीतिक दल था और जिसका नाम था साम्यवादी दल, ठीक है। इस दल के अलावा कोई अन्य दल स्थापित नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और ना ही कोई उस दल की आलोचना कर सकता था, इसकी बुराई भी कोई नहीं कर सकता था। ये इसका जो विघटन इसका जो हुआ वो उसका यही रीजन है कि एक ही दल था। जैसे कि कांग्रेस जो स्टार्टिंग के 10 साल अपने आप को खुद ही सत्ता में रख पाई थी और उसने विपक्ष का भी भूमिका खुद ही निभाया था और शासक की भी भूमिका खुद ही निभाई थी। उसी तरह से ये सोवियत संघ का जो साम्यवादी दल था ये खुद ही मतलब बहुत पावरफुल था। अर्थात एक ही शक्तिशाली दल होने की वजह से शासन ने अपनी शक्तियों का जो है दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया, क्योंकि भाई जो भी है यही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं रोकने टोकने वाला, तो इसने अपनी शक्तियों का क्या करा, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। सोवियत संघ के नागरिकों के पास कोई भी मौलिक अधिकार नहीं थे। उनको कोई भी मौलिक अधिकार, जैसे हमको मौलिक अधिकार मिले हैं संविधान में, उनको कोई भी मौलिक अधिकार नहीं दिया गया था। और इस वजह से जो है नागरिक जो है राजनीतिक रूप से अंदर ही अंदर क्या हो रहे थे, शासन के विरुद्ध होने लगे थे। जो शासन चल रही थी साम्यवादी दल की, इसके विरुद्ध, इसको जो है वो अच्छा नहीं मानने लगे थे, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं दिया था, ना बोलने की आज़ादी, ना अपनी बात रखने की आज़ादी, बहुत सारी आज़ादियां छीन ली गई थी। तो सोवियत संघ के नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी। तो मैंने अभी बोला कि आपको उनको बोलने की आज़ादी, विचारों की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि ये दल जो है अपने आप को ही सर्वोपरि मानता था। उसके विचारों में लगातार नियंत्रण की वजह से जो जो नागरिक थे उनके विचारों में लगातार नियंत्रण की वजह से नागरिकों में जो है क्रोध उत्पन्न होने लगा। इसके अलावा नागरिक शासन के कार्यों में भी भागीदारी नहीं ले सकते थे। जो भी शासन के कार्य हैं उसमें ये नागरिकों को भागीदारी नहीं लिया जाता था, भागीदार नहीं बनाया जाता था। केवल शासन की बनाई गई नीतियों और नियमों का ही वो पालन करते थे, उसका ही कार्य कर सकते थे। धीरे धीरे इन सभी विपरीत स्थितियों ने बड़ा रूप धारण कर लिया, जो सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण बना। समझ में आया? पहला पॉइंट आपको कि साम्यवादी तानाशाही क्या थी, बहुत सिंपल वर्ड में लिखा है। अगर आप दोबारा पढ़ोगे ना तो गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ 100%, किसी भी बच्चे को लिख के दे सकता हूँ मैं, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए दूसरा रीजन क्या था, गिरती हुई अर्थव्यवस्था। अब उस समय क्या होता है, 70 के दशक के अंत तक सोवियत संघ का सकल घरेलू उत्पाद बहुत कम होने लगा था, तथा मतलब ये तो होने लगा था, और सोवियत संघ की विकास दर भी बहुत कम हो गई थी। सोवियत संघ के कृषि और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से गिरावट आने लगी, तथा जिन वस्तुओं का सोवियत संघ निर्यात करता था, यानी कि जो भेजता था, दूसरे देशों को बेचता था, अब उसको क्या है, आयात करना पड़ा। ठीक है ना, जो चीजें वो बेचता था या निर्यात करता था उसको अब वो आयात करना पड़ा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है भैया, आप जो निर्यात करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन अब जब आयात करते हो तो आपको पैसे दूसरे को देने पड़ेंगे, तब आपको सामान मिलेगा। तो आयात करने पे क्या है, जो देश का पैसा था वो दूसरी जगह जाता था, और साम्यवादी देशों को आर्थिक एवं सैन्य रूप से सहायता करने का बोझ जो है सोवियत संघ पर ही था। जितने भी इसके साम्यवादी देश थे उनकी आर्थिक सहायता जो है सोवियत संघ को ही करनी थी पहले से। इसके अलावा सोवियत संघ का एकमात्र लक्ष्य जो है पश्चिमी देशों से आगे निकलना था, और सोवियत संघ का जो लक्ष्य था वो चाहता था कि जितने भी पश्चिमी देश हैं उनसे सबसे आगे निकल जाए। लेकिन क्या हुआ था कि वहाँ पे दल तो एक ही था, ठीक है, और अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही थी, और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा थी क्योंकि उससे आगे निकलना था, जिसकी वजह से उसने अंधाधुंध सैन्य खर्च किए। अब उसको दूसरे देशों से आगे निकलना है तो उसने सैन्य खर्च बहुत ज़्यादा किए। अंततः इन सभी कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब आ जाइए अन्य प्रतिस्पर्धा, अन्य देशों से क्या किया। सोवियत संघ की सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने स्वयं सुरक्षित रखने की अपेक्षा, मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने की बजाय क्या है, दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया, कंपटीशन करना शुरू कर दिया। पहले अपने आप को सुरक्षित रखता, फिर कंपटीशन करता, लेकिन इसने अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया और ये कंपटीशन करके आगे निकलना चाहता था दूसरे देशों से। उसने शस्त्रों और अंतरिक्ष अनुसंधानों में इतना अधिक धन व्यय किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने व्यय किया था धन, ठीक है, कि वह कुछ समय पश्चात स्वयं को कमज़ोर, वो मतलब कुछ समय बाद जो है स्वयं ही कमज़ोर पड़ गया। इतना पैसा उसने खर्च किया कि उसके पास पैसे की कमी आ गई और वो कमज़ोर पड़ गया। इसके अलावा सोवियत संघ सबसे अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। इससे पहले अगर ये घटना नहीं होती, जब ये देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता और जो साम्यवादी दल नहीं बनता, उस पहले जो है अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। 80 के दशक में आने
तक जो है वह पश्चिमी देशों से सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ गया था। और 70 के दशक में तो भाई ये हुआ था कि ये निकलना चाहता था, लेकिन 10 साल बाद तक जो है इसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई और यह खबर पूर्ण नागरिकों और विश्व में फैल गई कि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। अंततः सोवियत संघ का विघटन जो है हो गया। और एक नौकरशाही का बोलबाला था, ये भी चौथा पॉइंट जो है। नौकरशाही वह स्थायी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं जो सरकार के लिए कार्यरत होते हैं, यानी कि सरकार के लिए जो कार्य करते थे वो लोगों को नौकरशाही कहा जाता था। इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सरकारी नीतियों को जो है नागरिकों में लागू करने का अधिकार प्राप्त था। ये जो कर्मचारी थे ये नागरिकों के ऊपर अपने जो भी नियम थे उनको थोप सकते थे, परंतु कुछ समय बाद ये अधिकारी अपनी जिम्मेदारी, तो ऊपर वाले पॉइंट की वजह से क्या है, ये अधिकारी भी समझ गए कि भाई विघटन तो होना ही है, तो ये भी अपनी जिम्मेदारियों कर्तव्यों से जो है मुक्त हो गए। बिल्कुल मतलब इन्होंने जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन ढंग से नहीं किया और नागरिकों के प्रति पूरी तरह से गैर जिम्मेदार होने लगे। अंत में लोगों के बीच भी अधिकारियों और शासन के प्रति क्रोध तो उत्पन्न हुआ ही, साथ में सोवियत संघ प्रशासन में भ्रष्टाचार ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। सब कोई पैसे खाने में लगा हुआ था, देख रहा था कि देश तो दिवालिया होने वाला है, और इसी वजह से सोवियत संघ का जो है विघटन हो गया। बहुत ही सिंपल वर्ड में है, आपको समझ में आ चुका होगा। 9/11 से क्या अभिप्राय है समझाना है। 9/11 ठीक है, तो 9/11 का जो घटना थी उसमें जहाज जो सीधा सीधा पेंटागन छोड़ा गया था, देखिए कैसे 11 सितंबर 2001 के दिन जो है विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता, ठीक है, ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरी किसी जिस प्लेन में, उसके बाद ही उन्होंने 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया, कमर्शियल विमानों पर कब्जा कर लिया। वो जो कौन से विमान थे, कमर्शियल, व्यावसायिक मतलब कमर्शियल विमान थे। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। जो महत्वपूर्ण अच्छी इमारतें, बड़ी इमारतें थी जिनका नाम फेमस था, उनकी सीध में ही जो है इसको उड़ाकर ले गए। 2 विमान जो है न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकरा गए थे। आपको अच्छी तरह से पता है, न्यूज में भी आया था, ठीक है। उस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, काफी बड़ा ये मुद्दा उठा था। तीसरा विमान, 2 विमान तो जो आप ध्यान दीजिएगा, 4 विमान थे, 2 विमान कहां पे थे, 2 विमान जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उत्तर दक्षिणी टावर से टकराए थे, और तीसरा विमान जो है वर्जीनिया में पेंटागन, जो अभी हमारा क्वेश्चन आया था पेंटागन क्या था, पेंटागन से टकराया था। पेंटागन जो है, पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, ठीक है। और चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। टकराया नहीं, लेकिन उसकी दुर्घटना हो गई और वो एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। तो इसी को 9/11 कहा जाता है। अब ये 4 नंबर का है, तो ये 2-4 लाइनें लिखने से तो मिलेगा नहीं। अब इसको हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे कि हुआ क्या था, अमेरिका ने इसको क्या करा, क्या कदम उठाया अमेरिका ने। इस हमले में लगभग 30,000 व्यक्ति मारे गए। इस हमले में अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। जहां तक जान मान की हानि का सवाल है, तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना, 1776 में एक देश बना, तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। जब वो देश बना था 1776 में, उसके बाद तक अब तक का ये सबसे बड़ा हमला था, ठीक है। तब तक उसने अभी तक ऐसा हमला झेला ही नहीं था। और 1911 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे, जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे, और क्लिंटन के विपरीत जो है बुश ने अमेरिकी हितों को, यानी कि अमेरिका के हित में, अमेरिका के लिए जो है काम करने का निश्चय किया। अमेरिकी हितों को लेकर के कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध जो है विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्रूइंग फ्रीडम चलाया। एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था एंड्रूइंग फ्रीडम। ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू बनता है। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। मतलब जिस भी देश के ऊपर, जिस भी आतंकवादी के ऊपर ये मतलब उनको लग रहा था कि ये लोग उसमें शामिल थे, तो उसके ऊपर ये अभियान चला। इस अभियान में मुख्य निशाना जो है अल-कायदा और अफगानिस्तान को बनाया गया, ठीक है। और तालिबान शासक के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अभी भी सक्रिय हैं। मतलब अभी भी जानते हो तालिबान, अल-कायदा में ये सब जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं इस टाइप के। और 9/11 की घटना के बाद अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगह पर हमले हुए हैं। ये अमेरिका ने जो है 9/11 के हमले के चक्कर में बहुत सारे मुल्कों पर, पश्चिमी मुल्कों पर जो है हमले किए, जिन पर उनको शक था। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की, जहां जहां उनको लगता था वहां पे गिरफ्तारियां की। और अक्सर गिरफ्तार लोगों को जो है उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी जाती थी। जो भी गिरफ्तार किए थे उनके लोगों को, उनके सरकार को जो है उन लोगों के बारे में, गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। और गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेज दिया गया। उन्होंने क्या करा कि अमेरिका में न रखने की जगह अपने अलग अलग देशों में, अपने जो भी खुफिया विभाग हैं उनके, वहाँ उन्होंने खुफिया जेल खानों में बंदी बनाकर रखा गया। उनको क्या है, खुफिया जेल खानों में बंदी बनाया गया। और क्यूबा के निकट ही अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना है, कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह पर जो है रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है, मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस जेल में नहीं चलता, और ना ही अपने देश या अमेरिका के प्रतिनिधियों को इन बंदियों से मिलने की अनुमति है। मतलब ये अलग ही जेल था जो आपका क्यूबा के निकट है, अमेरिकी नौसेना का।
तो इस तरह से ये कार्रवाई हुई थी। अब आप इसमें से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी मैंने पूरी स्टोरी आपको समझा दी, कैसे हमला हुआ, फिर अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई क्या करी। अब यूरोपीय संघ के उद्देश्यों का उल्लेख करिए। अब ये क्वेश्चन भी आपका मिडिल से लिया गया। यूरोपीय संघ के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। यूरोपीय संघ में शांति, जन कल्याण और यूरोपीय संघ के मूल्यों को प्रोत्साहित करना, ये एक आपका है। संघ के नागरिकों को स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करना, और सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना, यूरोपीय संघ के जनता के मध्य एकता को मजबूत करना तथा उसकी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना, सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना तथा उनके मध्य समन्वय यानी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हुए आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना, जीवंत विकास यानी कि अच्छे विकास के सिद्धांत के आधार पर यूरोप में आर्थिक और सामाजिक उन्नति को बढ़ाना तथा आर्थिक एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसके अलावा जो है यूरोपीय महाद्वीप में विभेदों को समाप्त करना, जो भी वहां पे विभेद है, मतभेद है, उनको समाप्त करना तथा भविष्य के यूरोप के लिए, भविष्य में जो यूरोप बनेगा उसके निर्माण के लिए ठोस आधार तैयार करना, और यूरोपीय संघ में सामान्य सुरक्षा और विदेश नीति को लागू करना ताकि यूरोपीय पहचान मजबूत हो सके तथा विश्व और यूरोप में शांति, सुरक्षा व उन्नति को बढ़ावा मिल सके। ये सारे के सारे ये जो है यूरोपीय संघ के क्या हैं, उद्देश्य। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो कम से कम उद्देश्य आप 4 तो लिखेंगे ही, 4 लिखने से नहीं होता है, इसीलिए 4 से आप 8, 5, 6, 7 ऐसे लिख दें। कम से कम मैं कहूँगा कि जब बड़े क्वेश्चन हो तो जितना मैक्सिमम आपको पॉइंट याद है उनको लिख दें। इसके बाद में 24 नंबर जो क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि क्या है, स्पष्ट कीजिए। सिंधु जल संधि आप जानते हो भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और कभी कभी पूछा जाता है कि सिंधु जल संधि किसके बीच हुआ था, और ऑप्शन दे देता है। ये क्वेश्चन 2020 में आया था। और सिंधु जल संधि जो है ये क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का उपयोग भारत और पाकिस्तान द्वारा किस प्रकार किया जाए, इस बात को निर्धारण करने हेतु, यानी इस बात का जो है निर्धारण करने हेतु 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक के सहयोग से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। यही सिंधु जल संधि थी। संधि के अनुसार पूर्वी नदियों जिसमें रावी, व्यास और सतलज का जल जो है भारत के लिए, और तथा जो पश्चिमी नदियां हैं जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का जल जो है पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया था। सिंधु जल संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे, ये क्या था, इसमें देखिए ये चीजें लिखना जरूरी था। इसमें पहला पॉइंट है, सिंधु जल संधि के तहत निर्धारित किया गया था कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियां, जो भी सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियां हैं, उसके पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे साझा किया जाएगा। ठीक है, एक तो ये बिंदु उसमें शामिल किया गया था। और सिंधु जल संधि के तहत प्रावधान किया गया कि पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान उपभोग करेगा। ठीक है, सिंधु जल संधि के अधिनियम के अनुसार 80% पानी का हिस्सा जो है पाकिस्तान यूज करेगा, जबकि शेष 20% पानी जो है वो भारत द्वारा उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में सिंधु जल संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर रन ऑफ द रिवर यानी कि ROR प्रोजेक्ट के तहत जो है बिजली यानी पानी से बिजली बनाने का उत्पादन का अधिकार भी दिया गया है। और सिंधु जल संधि के तहत प्रावधान किया गया है कि भारत को इस परियोजना के डिजाइन या उसमें किए गए परिवर्तनों के बारे में पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करनी होगी। यानी कि अगर सिंधु जल संधि के तहत इस परियोजना के किसी भी डिजाइन में किसी भी बांध का निर्माण करता है या कुछ भी करता है, तो उस परिवर्तन के लिए वो पाकिस्तान से जानकारी शेयर करेगा, ताकि पाकिस्तान उसमें अपनी सहमति या अपनी नाराजगी दिखा सके, बता सके। क्योंकि ये संधि है, अकेले का नहीं है, ये 2 देशों के बीच हुई है, तो इसके ऊपर बवाल भी चल रहा है, और आने वाले समय में शायद ये सिंधु जल संधि समाप्त भी हो सकती है, लेकिन अभी इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सुरक्षा परिषद के क्या कार्य हैं भैया, ये बताना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। सुरक्षा परिषद के बहुत सारे कार्य हैं, जिसमें से आप लिख सकते हैं। एक तो सुरक्षा परिषद किसी ऐसे मामले पर तुरंत विचार कर सकती है जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के भंग होने का भय हो। ठीक है, ये इसका कार्य है। सुरक्षा परिषद आक्रामक कार्रवाइयों, विश्व शांति के लिए खतरे की संभावनाओं और शांति भंग किए जाने वाले कार्यों के विषय में कार्यवाही कर सकता है। सुरक्षा परिषद प्रादेशिक समस्याएं सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और चार्टर के अनुच्छेद 83 यानी कि जो सुरक्षा परिषद है उसके अनुच्छेद 83 के अनुसार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने जो दायित्व ग्रहण किए हैं उन्हें निभाने की जिम्मेदारी जो है सुरक्षा परिषद की है इस अधिनियम के अनुसार। और राष्ट्रीय परिषद को विशिष्ट प्रदेशों की निगरानी का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा चार्टर अनुच्छेद 4 के अनुसार जो है नए सदस्यों को महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से, यानी कि महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश से, जो महासभा है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना सकती है। और चार्टर अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई सदस्य चार्टर के सिद्धांतों की बार बार अवहेलना करता है तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा से उस सदस्य का जो है राष्ट्र को सदस्यता से निष्कासित कर सकता है। महासभा उस सदस्य राष्ट्र को यानी जो भी राष्ट्र उसका सदस्य है उसको क्या कर सकता है, निष्कासित कर सकता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर ही महासभा न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। किसकी वजह से? सुरक्षा परिषद की सिफारिश से ही। और महासचिव भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सारे कार्य हैं। और एक और कार्य है, सुरक्षा परिषद चार्टर के संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी सुरक्षा परिषद जो है चार्टर के अनुच्छेदों को जो है इनमें कोई बदलाव कर सकती है, उसके लिए संभव है।
इसके बाद आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन में, वैश्वीकरण के कारणों की चर्चा करनी है। वैश्वीकरण के बहुत सारे कारण हैं, उसमें प्रौद्योगिकी कारण जो आप जानते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है प्रौद्योगिकी है। ठीक है, यातायात, संचार के आधुनिक साधन तथा ईमेल और इंटरनेट की बुनियाद पर ही वैश्वीकरण की भव्य इमारत खड़ी हुई है। आप जानते हैं जितना क्लोज इन्होंने किया है हमारे को इंटरनेट और ईमेल ने, इसी की वजह से वैश्वीकरण जो है हम लोग नजदीक आ पाए हैं और मात्र कुछ सेकंड में विश्व के किसी भी हिस्से में संपर्क किया जा सकता है और महत्वपूर्ण सूचना थोड़े ही समय में संपूर्ण विश्व में पहुंचाई जा सकती है। विश्व के जिन स्थानों तक पहुंचने में महीनों लगते थे, अब कुछ ही घंटों में मनुष्य की पहुंच उसमें है या पहुंच में होते हैं। और प्रौद्योगिकी ने एक व्यक्ति को वैश्विक व्यक्ति में बदल दिया। एक नॉर्मल व्यक्ति वैश्विक व्यक्ति बन चुका है, यानी कि उसको पूरा जग जो है जानता है। दूसरा जो है वैश्वीकरण का रीजन जो है अंतर्राष्ट्रीयता का आदर्श जो है, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीयता के आदर्श ने भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा संघों की स्थापना और उनका बढ़ता दायरा व्यक्तियों की सोच में परिवर्तन लाया है और वैश्विक व्यापार की संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन, मानव अधिकार संस्थाओं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा पर्यावरण ये संस्थाओं जैसे ग्रीन पीस आदि ने वैश्वीकरण के वातावरण को तैयार करने में अप्रत्यक्ष लेकिन सशक्त भूमिका निभाई है। सामने से तो नहीं आए वैश्वीकरण में, लेकिन इन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई है। आर्थिक मुद्दों की प्रधानता की वजह से वैश्वीकरण जो है बढ़ा हुआ है। शीत युद्ध के खात्मे तथा सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। अब राजनीति मुद्दों पर आर्थिक मुद्दों की प्रधानता दी जाने लगी, यानी राजनीति से ज्यादा आर्थिक जो पैसे हैं उसकी प्रधानता होने लगी, क्योंकि जिसके पास जितना पैसा है तभी वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। आर्थिक मुद्दों की प्रधानता ने ही वैश्विक व्यापार को बढ़ाया और आर्थिक मामलों के कारण विश्व के देश पुरानी दुश्मनी भूल करके एक दूसरे के नजदीक आए और व्यापार करने लगे। इससे वैश्वीकरण के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ। इसके अलावा जो समय की आवश्यकता भी थी, वैश्वीकरण समय की आवश्यकता है। नौ राष्ट्र जो है, जितने भी नए राष्ट्र हैं, जो कमजोर राष्ट्र हैं, नए राष्ट्र हैं, वो आगे बढ़ने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो है निकट संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी और इसी ने वैश्वीकरण के लिए सकारात्मक वातावरण जो है निर्माण किया। इसके अलावा पारस्परिक लाभ की आशा, और वैश्वीकरण का मेन रीजन तो है लाभ मतलब पैसा। तो पारस्परिक लाभ की आशा में भी विश्व के विभिन्न देशों ने आपसी संबंध मजबूत किए। कुछ देश कच्चे माल और खनिजों के भंडार थे, तो कुछ राष्ट्र तकनीक क्षमता और मानवीय संसाधन से भरपूर थे। इन सभी कारणों ने वैश्वीकरण के वातावरण को तैयार करने में अप्रत्यक्ष लेकिन सशक्त भूमिका निभाई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का वर्णन करना। भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां बहुत सारी थी, जिसमें सबसे पहला था आपका दो तीन थी। इसमें आपके सबके विकास की चुनौती थी, लोकतांत्रिक चुनौती थी और तत्काल, तीन चुनौतियां थी मेन। तो इसमें तत्कालिक चुनौती क्या थी, देखिए जब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या थी, जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या थी, एकता के एक सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। तो ये एक चुनौती थी कि एकता के सूत्र में उसको बांधा जाए और उसमें भारतीय समाज की सारी विविधताएं के लिए जगह हो। और दूसरा जो है तत्कालिक चुनौती क्या थी उस समय, यहाँ अलग अलग भाषा बोली, अलग अलग संस्कृति और अलग अलग धर्मों और मतों के अनुयायी थे जिनको एकजुट करना था, ये भी एक चुनौती थी तत्कालिक। और भारत की अखंडता को बनाए रखना था, यह भी तत्कालिक चुनौतियों में शामिल था। फिर लोकतांत्रिक चुनौती कौन सी थी, देश पहली बार लोकतांत्रिक शासन पर कार्य करने जा रहा था। आजादी के बाद में पहली बार लोकतंत्र मतलब लागू किया जाने वाला था। ऐसी स्थिति जिसका अनुभव किसी भी राष्ट्र निर्माता को नहीं था, मतलब लोकतांत्रिक राज्य कोई था ही नहीं और लोकतांत्रिक राज्य पहला ही जो है भारत में लोकतांत्रिक राज्य बनाया गया भारत को ही। और इसका एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग जो थे उस समय जो इसको लागू करना चाहते थे उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं था। और इसके बाद है भारत ने संसदीय शासन पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया। जो भी संसद के नियमों के हिसाब से जो लोकतंत्र चल सकता है उसी को अपनाया, जिससे यह सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। यानी संसद तक बात पहुंची है तो इसका मतलब राजनीतिक मुकाबले होंगे। ये भी लोकतांत्रिक चुनौती थी कि अलग अलग दल होंगे और पक्ष और विपक्ष भी होंगे जिनका हमें सामना करना होगा। इस लोकतंत्र को कायम रखने के लिए सर्वहितकारी और सभी द्वारा मान्यता प्राप्त एक लोकतांत्रिक संविधान की आवश्यकता थी। संविधान की भी आवश्यकता थी जिसको हमें लागू करना था। और चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव चलन में आए। जो भी संविधान में लिखा जाए वही लोकतांत्रिक जो है व्यवहार हमारे चलन में आए। ये लोकतांत्रिक चुनौतियां थी। और सबके विकास की चुनौती ये भी थी कि राष्ट्र निर्माता जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, जो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण कर रहे थे उस समय, तो उनको क्या हुआ था, राष्ट्र निर्माता एक ऐसे विकास की कल्पना करते थे जिसमें समूचे समाज का भला न कि कुछ लोगों का। ठीक है, ऐसे निर्माण मतलब ऐसे राष्ट्र निर्माता ऐसे विकास की कल्पना कर रहे थे जिसमें पूरे समूचे समाज का भला हो, ना कि कुछ लोगों का भला हो, ना कि कुछ लोगों का। उनके समक्ष सबके विकास की चुनौती थी, यानी सभी को साथ लेकर चलना था। इसके लिए संविधान में यह बात साफ कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित लोग, जो भी लोगों को आश्रय नहीं है, जिनको जिस समाज में जगह नहीं मिली, चाहे जिस धर्म ने उनको अपनाया नहीं, तो धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए।
और लोक कल्याण के लिए संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी जो है राजनीतिक बिरादरी को दी गई, जो राजनीतिक दल थे उनको। और इसके बाद असली चुनौती आर्थिक विकास थी, जो पैसा था वो था, गरीबी खत्म करना ये था, ठीक है ना। इसी नीतियों को तैयार करना भी एक चुनौती थी जो सबके विकास की थी। तो इस तरह से ये चुनौतियां हैं, इनमें से आप 4-4 पॉइंट लिख देते हो सभी में, तो आप बिल्कुल मायने में 100% जो है पूरे नंबर ले लोगे। 28 नंबर, हरित क्रांति क्या थी, इसके परिणामों का उल्लेख करना है। देखो हरित क्रांति आपको अच्छी तरह पता है कि सरकार ने जो खाद बीजों और सभी नई तकनीकों को जो है किसानों को दिया, और जिसकी वजह से फसल बहुत ज़्यादा बढ़ी, और जो है उस समय जो युद्ध हुआ था जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, और हमें जो है फसलों का आयात करने की जरूरत पड़ने लगी। तो उस समय सरकार ने क्या करा, खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए कृषि के लिए एक नई रणनीति बना ली। और नई रणनीति के अंतर्गत सरकार ने तो खेती की उपज में वृद्धि करने वाले संसाधन जैसे कि अच्छे बीज, रासायनिक खाद जिसको फर्टिलाइजर्स कहा जाता है, कीटनाशक आदि वस्तुओं को रियायती दरों में उपलब्ध कराया, ठीक है, सस्ते दरों में उपलब्ध कराया। ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए रियायती दरों पर ऋण भी उपलब्ध कराई गई, ठीक है, और सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी के कदम उठाए गए। इन बातों ने छोटे बड़े सभी किसानों को जो है अधिक उपज उगाने के लिए और अनाज की मात्रा में वृद्धि करने के लिए जो है प्रेरित किया, और इसी को ही हरित क्रांति के नाम से जाना गया, ठीक है। हरित क्रांति के अच्छे परिणाम निकले और देश ने अनाज की फसल में इतनी बढ़ोतरी की तो 1970 के दशक में हरित क्रांति का दशक बताया जाता है। इतनी मतलब फसल उगाई गई कि उसको 1970 में सबसे ज्यादा फसल उगी थी, क्योंकि चारों तरफ लहराती फसल हरियाली के साथ जो है दिखाई देती थी। साथ ही साथ हरित क्रांति से अधिकतर जो है गेहूं और चावल की फसलों में वृद्धि हुई, और देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। ये थे हरित क्रांति, और इसके जो परिणाम थे ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों थे। तो इसके सकारात्मक प्रभाव जो स्वाभाविक थे उसमें कौन कौन से थे, भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, अब वह इनका आयात करने की अपेक्षा निर्यात करने की स्थिति में आ गया। ग्रामीण जीवन में खुशहाली आई, और ग्रामीण लोगों की प्रति व्यक्ति में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, यहाँ पे आय लिख लेना, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। खाद्यान्नों के आयात से जो विदेशी पूंजी खर्च में आती थी, अब वो देश पर विदेशी दबाव जो पड़ता था उसमें बहुत कमी आई। जब भी हम आयात करते थे विदेशी पूंजी हमें देनी पड़ती थी, तो उसका एक दबाव आता था, उससे हमें निजात मिला। ये इसका सकारात्मक प्रभाव था। खाद्यान्नों के आयात के स्थान पर भारत को औद्योगिकरण के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी और मशीनरी को प्राप्त करने में कम कठिनाई आई, और औद्योगिकरण की प्रक्रिया जो है तेज हो गई। और भारत के कुछ राज्य और क्षेत्र जो है कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके कारण वहाँ के किसानों की आर्थिक मतलब स्थिति जो है वो मजबूत हुई, और किसान वर्ग की राजनीतिक व्यवस्था में स्थिति मजबूत हुई, और उसकी राजनीतिक शक्ति में भागीदारी भी बढ़ी। तो ये सारे सकारात्मक प्रभाव थे, लेकिन कुछ नकारात्मक भी थे। तो नकारात्मक में क्या था, तो हरित क्रांति से जो धनी किसान थे वो और धनी हुए, मध्यम वर्गीय किसानों को भी लाभ हुआ, लेकिन परंतु जो आम किसान थे, जो छोटे किसान थे और मजदूर किसान थे या मजदूर थे, उनको विशेष लाभ नहीं हुआ। हरित क्रांति ने ग्रामीण क्षेत्रों में अमीर और गरीब के बीच में एक खाई खोद दी, क्योंकि भाई कुछ फसल उगाते थे और कुछ फसल नहीं उगाते थे। और हरित क्रांति ने क्षेत्रीय असंतुलन में वृद्धि की, क्योंकि राज्य अन्य राज्यों तथा क्षेत्रों के मुकाबले अधिक अमीर और समृद्ध हो गए थे। तो इसने क्या है, ये क्षेत्रीय असंतुलन पैदा कर दिया, क्योंकि कुछ राज्यों में तो अच्छी पैदावार होती थी, तो कुछ राज्य अन्य राज्यों से जो है अच्छे अमीर हो गए और समृद्ध हो गए, और कुछ राज्य जो है कमजोर पड़ गए या फिर अच्छी तरह से समृद्ध नहीं हुए। हरित क्रांति ने कई क्षेत्रों में वामपंथी दलों की गतिविधियों को तेज करने में मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि उन्हें गरीब किसान तथा खेतीहर मजदूरों को भूस्वामियों के विरुद्ध भड़काने और उन्हें उकसाने का अवसर मिला। तो ऐसे कुछ लोग भी थे या कुछ ऐसे वामपंथी दल थे जिन्होंने, जहां पर ये हरित क्रांति नहीं हो पाई थी, वहां के लोगों को उन्होंने भड़काना शुरू कर दिया था। और पांचवा है, खेती की दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में नक्सलवादी गतिविधियां भी तेज हो गई। जहां पर खेती नहीं होती थी तो क्या हुआ, वहां पर नक्सलवादी ज्यादा होने लगे। तो ये सारे के सारे इसके बुरे परिणाम थे, नकारात्मक परिणाम। 29 नंबर है, 1989 में देश में किस प्रकार गठबंधन सरकार बनी। 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था, यानी कि कोई दूसरी पार्टी जीती नहीं थी कि वो शासन कर सके। कांग्रेस अब भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत में ना होने के कारण, मतलब इसके पास वो शक्ति नहीं थी कि अपनी सरकार कायम कर पाए, तो बहुमत ना होने के कारण उसने विपक्ष में बैठने का फैसला किया, यानी कि शासन की बजाय ये विपक्ष में चली गई। पहले तो जब इसका दशक था तो ये शासन भी खुद करती थी, विपक्ष में भी खुद थी, लेकिन अभी इसको शासन नहीं मिला तो इसने क्या सोचा कि मैं विपक्ष में चली जाऊं। तो कांग्रेस सरकार जो है विपक्ष में बैठने का फैसला लेती है। और राष्ट्रीय मोर्चा एक दल था। यह मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के बना हुआ था, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। राष्ट्रीय मोर्चा क्या है, राष्ट्रीय मोर्चा जो है ये मोर्चा जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर के बना हुआ था, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मोर्चे को दो राजनीतिक समूहों भाजपा और वाम मोर्चे ने समर्थन किया। तो ये जो राष्ट्रीय मोर्चा था इसको भाजपा ने समर्थन किया और वाम मोर्चे ने समर्थन किया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई और
मतलब इसने अपना गठबंधन सरकार बना लिया, ये शासन में आ गई, इसी प्रकार से गठबंधन सरकार बनी। लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे के ने शिरकत नहीं की। इन्होंने भले ही बहुमत दिया, लेकिन इस सरकार के गठबंधन बनने पर ये सरकार के साथ में भाजपा ना आई और ना ही वाम मोर्चा आई। भले इन्होंने इसको सपोर्ट तो किया, लेकिन इनके साथ ये शामिल नहीं हुए भाजपा और वाम मोर्चा। इस दौर में इस दौर ने जो है कांग्रेस के दबदबे को खत्म कर दिया और साथ ही बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। पहले तो कांग्रेस का राज चलता था हमेशा, लेकिन 1980 में ऐसा हुआ कि जो दूसरे दल ने जब सरकार बनाई तो वहां पे देखने को मिला, एक दल से ज्यादा जब दल काम करते हैं तो उनको हम बहुदलीय शासन प्रणाली बोलते हैं, जिसमें भाजपा आ सकता है, वाम मोर्चा आ सकता है, राष्ट्रीय मोर्चा आ सकता है, कांग्रेस आ सकती है। तो ये सारे सारे बहुत सारे दल हो गए। तो उस समय बहुत सारे दल उखड़ के आए या सामने आए और नए दलों के आने की वजह से वहां पे बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। और 90 का दशक जो है कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। उस समय 90 का जो दशक है, जिस समय ये पार्टियां बनी, उस समय ये उसका साक्षी रहा। और 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे, कौन? भाजपा और वाम मोर्चा नहीं चाहते थे कि कांग्रेस जो है ये राज करे, दोबारा सत्ता में आए, दोबारा इसकी सरकार बने, तो इसको ये बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा। जो भी वाम मोर्चा थी, वाम मोर्चा ने क्या करा, जो कांग्रेस सरकार थी उसको छोड़ करके जो गैर कांग्रेसी थे, यानी कि दूसरी जो पार्टी थी, जैसे कि आपने देखा कि राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी, उनको अपना समर्थन जो है जारी रखा। लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। अब संयुक्त मोर्चा जो थी पार्टी, इसको किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ते से बाहर रखना चाहते। पहले भाजपा कांग्रेस को बाहर रखना चाहती थी और कांग्रेस ने सोचा कि अगर मैं भाजपा को निकाल देती हूं तो फिर मेरा नंबर आ सकता है। तो इन्होंने क्या करा, कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों ने मिल करके सोचा था, इसीलिए कांग्रेस ने वाम मोर्चा को जो है समर्थन दिया था और भाजपा को बाहर रखने के लिए वो चाहती थी। तो ये सारा रीजन है जिससे एक गठबंधन सरकार बनी थी 1989 में। इसके बाद ये नेक्स्ट 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के क्या कारण थे? भैया ये राष्ट्रीय आपातकाल बिना बात में लगाया गया था अपनी सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा, और वो उनका नाम था, आपको अच्छी तरह से पता है क्या? तो उनका नाम था, बिल्कुल सही आपने समझा, कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, तो देखिए आपातकालीन के क्या कारण थे, यही पूछा गया आपसे, आपातकालीन के कारण क्या थे। तो कारण पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, इसमें केवल सीधा सीधा एक पैराग्राफ बनेगा, उस पैराग्राफ में ही आपको समझाना पड़ेगा। देखिए 12 जून सन 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने एक फैसला सुनाया था। ठीक है, इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था। मतलब वो मतलब नियम के हिसाब से जो है उनका निर्वाचन नहीं हुआ था। अवैधानिक का मतलब हुआ इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन हुआ था, उनको चुना गया था, निर्वाचित किया गया था उनको, वो अवैधानिक था। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता राज नारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। अब ये जो न्यायमूर्ति थे जगमोहन लाल सिन्हा, इन्होंने ये फैसला क्यों सुनाया था कि ये अवैधानिक निर्वाचन है इंदिरा गांधी का? क्योंकि इसके लिए एक न्यायमूर्ति ने यह फैसला क्यों सुनाया था? क्योंकि जगमोहन लाल सिन्हा को एक याचिका मिली थी जो समाजवादी नेता राज नारायण द्वारा दायर की गई थी। ये एक चुनाव याचिका के मामले में सुनाया था। ठीक है, और राज नारायण जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ, क्यों? क्योंकि राज नारायण और इंदिरा गांधी एक दूसरे से अपोजिट थे, मतलब ये इंदिरा गांधी के खिलाफ चलते थे। 1971 में इन्होंने बतौर उम्मीदवार चुनाव में भी खड़े हुए थे। ठीक है, भले ही इनको जीत नहीं मिली थी, लेकिन ये एक जो है उनके खिलाफ खड़े हुए थे और इन्होंने ही याचिका भी दायर की थी। याचिका में उन्होंने क्या बोला था कि याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी थी उन्होंने, और उन्होंने अपना तर्क ये दिया था कि उन्होंने मतलब इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। उस समय ऐसा मनाही थी कि सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता। उस समय यह था संविधान के हिसाब से या फिर भी पॉलिटिकल रूल्स के हिसाब से। लेकिन उनको जो राजनारायण थे, इनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली, ये भी तो पार्टी में थे, तो कहीं ना कहीं से बातें लीक होती रहती है। तो इन्होंने एक मुकदमा या जो है याचिका दायर कर दी थी न्यायालय में, और उस न्यायालय के हिसाब से जो है इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दे दिया गया था। और उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया है चुनाव के प्रचार के लिए। और उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद, जब उच्च न्यायालय ने यह फैसला मतलब सुनाया था, तो इसका मतलब यह था कि कानूनन जो है अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही। मतलब जब ये बोल दिया कि उसका निर्वाचन क्या है, अवैधानिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कहने का यह हुआ कि कानूनन जो है इंदिरा गांधी सांसद नहीं है। ठीक है, अगर अगले 6 महीने अगर कोई सांसद नहीं रहता और अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होते हैं, तो क्या होता है, वो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकते। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको निष्कासित कर दिया जाए और आने वाले समय में, अभी सांसद आप हो नहीं, लेकिन आने वाले 6 महीने में भी अगर आप सांसद नहीं बनते हैं, दोबारा निर्वाचित नहीं होते हैं सांसद के रूप में, तो आप प्रधानमंत्री के रूप में भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो 24 जून सन 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थानागत सुनाते हुए कहा। अब क्या हुआ कि जो आपका
ये आपका न्यायमूर्ति जो न्यायाधीश थे उच्च न्यायालय के, ठीक है, इलाहाबाद के। अब इस पे क्या फैसला हुआ देखिए। अब जो है सर्वोच्च न्यायालय ने, अब उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि भैया उनका निर्वाचन जो है अवैधानिक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर एक न्यायालय था जिसका नाम था आपका, सॉरी, उच्च न्यायालय के ऊपर एक न्यायालय था जिसका नाम था सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर जो है आंशिक रूप से जो है प्रतिबंध लगा दिया था, और प्रतिबंध लगाते हुए कहा, यानी कि स्थानागत स्थानगन स्थगनादेश सुनाते हुए, ये एक तरह से एक लैंग्वेज होती है कोड भाषा में, आप बोल सकते हो अपना आंशिक एक आदेश सुनाया था, ठीक है। उन्होंने जो आदेश सुनाया था, इस आदेश के हिसाब से जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती, जो किसने, राजनारायण ने बताया था कि इंदिरा गांधी मिसयूज कर रही है अपने पावर्स को, और वो जो है सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल कर रही है, इसकी अपील पर कोई सुनवाई नहीं होती, तब तक क्या है, तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी। अब यही खेल था कि इंदिरा गांधी जब सांसद बनी रहेंगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। अब इस पे एक जो सांसद तो बनी रहेंगी, साथ ही साथ उन पे एक प्रतिबंध लगाया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि लोकसभा की कार्रवाई में इंदिरा गांधी भाग नहीं ले सकती। अब यहाँ पर जो है ये संकट का समय आ चुका था, इंदिरा गांधी की गद्दी जाने वाली थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा देखिए, अब क्योंकि राजनारायण ने भी अपना दिमाग लगाया था और उसने भी सोचा था कि इस कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना है, तो संकट और सरकार का फैसला क्या हुआ देखिए। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका था, क्योंकि ये सब कांड हो चुका था, तो एक बड़ा संघर्ष होने वाला था। और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में, जो जयप्रकाश नारायण है, उनकी अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ इस्तीफे के लिए दबाव डाला। लेकिन इंदिरा गांधी तो इस्तीफा देना नहीं चाहती थी। अगर इंदिरा गांधी आज भी रहती तो वो प्रधानमंत्री पीएम बनी रह सकती थी, क्योंकि वो हमेशा पीएम ही रहना चाहती थी, और वो चाहती थी कि उनके ही वंशज जो है पीएम का जो है पदवी संभाले, मतलब पीएम और कोई ना बने, कोई दूसरा दल राज ना करे, इन्हीं का दल जो है कांग्रेस हमेशा राज करता रहे। अगर पीएम के लिए अगर इंदिरा गांधी जिंदा रहती तो वो आज भी पीएम रहती, अपनी गद्दी नहीं छोड़ती किसी भी हालत में, चाहे दंगे फसाद कराने पड़ते, चाहे कुछ भी, जो कि ये आप देख सकते हैं कि आपको हिस्ट्री बताती है कि उन्होंने इमरजेंसी लागू की थी अपनी राजगद्दी बचाने के लिए। अब देखिए आगे पता चल जाएगा आपको, ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे मैंने बताया पैराग्राफ में। तो एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका था, और जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। इन दलों ने 25 जून 1975, जो जय नारायण का दल था, जयप्रकाश नारायण का, इन्होंने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया, और जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए, उस जो प्रदर्शन में इस्तीफे की मांग भी की गई और राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा भी कर दी। अगर ये इस्तीफा नहीं देती है तो क्या करेंगे, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह करेंगे, जो पहले गांधी जी करते थे सत्याग्रह, तो अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था, तो ये जो सत्याग्रह करने वाले थे तो इंदिरा गांधी के नाक में दम होने वाला था। अब क्या होना था, इंदिरा गांधी को इससे बचना था, तो उन्होंने क्या करा आप देखते जाइए। जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया। उस जयप्रकाश नारायण का उस समय नाम था, तो उनकी बात सेना, पुलिस और सरकार भी समझती थी, और सरकार भी जानती थी कि कांग्रेस क्या कर रही थी उस समय। उनका आह्वान किया, वे सरकार के अनैतिक, उन्होंने बताया कि सरकार जो है अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन ना करे, ठीक है। उन्होंने सेना को, पुलिस को और सरकारी कर्मचारियों को बताया कि जो कांग्रेस सरकार है, इंदिरा गांधी है, वो अनैतिक ना हो और साथ ही साथ अवैधानिक आदेशों का पालन ना करे, ऐसे फालतू के काम ना करे जो संविधान के लिए या लोगों के लिए खतरा हो, ये उन्होंने कहा इनसे। इससे सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। जब ये बात जो है सरकारी कर्मचारियों तक उन्होंने बोली, पुलिस को बोला, सेना को बोला, मतलब सभी को शामिल किया जयप्रकाश नारायण ने, तो मतलब क्या लगा, इंदिरा गांधी को क्या लगा कि सरकारी कामकाज जो है वो सारे ठप हो जाएंगे, और देश का राजनीतिक मिजाज जो है अब पहले से ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। जब भाई प्रदर्शन कर दिया, सभी को शामिल कर लिया, हर चीज ऐसी हो रही थी कि कांग्रेस के खिलाफ हर कोई जा रहा था, तो कांग्रेस के खिलाफ इतना हो रहा था कि कांग्रेस की सत्ता खत्म होने वाली थी। अगर कांग्रेस खत्म हो जाता तो उसकी सत्ता खत्म हो जाती, नई पार्टी बनती। अब कांग्रेस को अपना बचाना था, तो अब ने क्या किया देखिए, कांग्रेस ने क्या किया। तो यहाँ पे देख रहा है कि अब कांग्रेस का जो मिजाज जो पहले से वो ज्यादा खराब हो गया था। सरकार ने, यानी कांग्रेस ने, इस घटना के मद्देनजर जवाब में क्या करा, आपातकाल की घोषणा कर दी। अब आगे बात समझ में, अपने आप को बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी, जबकि उस समय ना तो गृह युद्ध था, ना ऐसा कुछ था, पर लेकिन संविधान में एक ऐसी अनुच्छेद है जिसकी वजह से ये आपातकाल की घोषणा लागू की जा सकती है, उसको हम अभी इसी लाइन में देख लेंगे। 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है, यानी कि सत्याग्रह और जो भी है आंदोलन हो सकते हैं, तो देश में गड़बड़ी की आशंका है, और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। और 352 ये कहता है, इस अनुच्छेद के अंदर ये आता है कि अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर, देखो क्योंकि यहाँ पे घोषणा कर दी देश में गड़बड़ी की आशंका है, तो इस अनुच्छेद के अनुसार 352 के अनुसार बाहरी, कोई बाहर से या आंतरिक कोई भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। यह अनुच्छेद जो है संविधान में आज भी है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है, सरकार जो है वो क्या कह रही है कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था।
भैया ये बात तो सही है, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी गई, क्योंकि अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आप आपातकालीन घोषणा कर सकते हैं अगर सत्याग्रह और आंदोलन की शुरुआत होती है, और वो भी बड़े रूप में, बड़े शक्ति के रूप में, तो आप जो है उनको रोकने के लिए ऐसा कर सकते हैं। वो सरकार कर सकती है जो सत्ता में है, तो सत्ता में थी कांग्रेस और कांग्रेस में थे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने ये आपातकालीन लागू कर दिया, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां जो है प्राप्त की गई हैं। जो भी सरकार है उसको विशेष शक्तियां प्राप्त की गई है। जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा कि पूरा का पूरा आपातकाल लगाया गया था 1 महीने का, जिसमें किसी को बाहर निकलने की पाबंदी नहीं थी। तो इस तरह की आपातकाल की जो है अनुच्छेद हमारे संविधान में बहुत सारे मौजूद हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? और सोवियत संघ और अमेरिका के मतभेद, बीच के मतभेदों की चर्चा करनी है। और दूसरा इसका और पार्ट में आया हुआ है, शॉक थेरेपी क्या थी, इसके परिणामों का उल्लेख करना है। देखिए, सोवियत संघ के पश्चात रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश ने साम्यवाद से पूंजीवाद, ठीक है, साम्यवाद से कैसा बनना चाहते थे वो, पूंजीवाद की ओर बढ़ने के लिए एक विशेष मॉडल बनाया। उसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को ही शॉक थेरेपी का नाम दिया गया, अर्थात जो है चोट पहुंचाकर, आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक थेरेपी, ठीक है। शॉक थेरेपी के अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण, राज्य का जो भी संपदा है उसका निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और व्यावसायिक ढांचे को शीघ्र अपनाने की बात की गई, ताकि जो है पूंजीवाद की तरफ हम जा सके। इसके अंतर्गत सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया, क्योंकि भाई सामूहिक फार्म सभी जनता का नहीं है। अब मुझे पूंजीवाद बनना है तो सरकार ने जो है अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और पूंजीवाद की पद्धति से खेती आरंभ की गई, मतलब पूंजीवाद की पद्धति आरंभ की गई। और साम्यवाद से ही पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी कि बढ़ने का यह तरीका सही नहीं था। अचानक से एकदम तेजी से कर दिया इन्होंने, एकदम कि ये फैसला कर लिया और ये होगा ये होगा, तो ये बहुत तेजी से लिया गया फैसला था जो सही नहीं था। साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था को शीघ्र अपनाने से यह व्यवस्था असफल हो गई। मतलब साम्यवादी व्यवस्था तो थी, अब इसको हटा करके पूंजीवादी व्यवस्था ला रहे थे, लेकिन ला कैसे रहे थे, बहुत तेजी में, धीरे धीरे लाते तो ये सफल हो जाती, लेकिन इन्होंने अचानक ही लागू कर दिया जो कि असफल हो गई, क्योंकि जनता जो है समाजवादी व्यवस्था की जो है आदी हो चुकी थी। जनता को समाजवादी व्यवस्था में ही स्टार्टिंग से इसी समाजवादी व्यवस्था में रह रही है, ठीक है, तो उसकी आदत थी, इसलिए जनता को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ और एकदम से जनता के ऊपर लोड आया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू हो रही है, व्यवस्था लागू हो रही है। तो धीरे धीरे परिवर्तन होने चाहिए थे जो नहीं हुए, जिसका परिणाम जो सकारात्मक निकल सकता था, लेकिन क्या हुआ, परिणाम नकारात्मक निकल गया। और समाजवादी सत्ताओं पर शॉक थेरेपी के निम्न परिणाम आए। अब कौन कौन से परिणाम आए, ये परिणाम भी पूछा गया है, तो परिणाम पहले बता देते हैं। परिणाम में सोवियत संघ यानी कि रूस का राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा जो है चरमरा गया। रूस द्वारा जो भी नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया। महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। महाबिक्री जो होने वाली थी, जो ये पूंजीवादी व्यवस्था के लिए जो है, आपको पता ही है कि निजी व्यक्तियों को जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसको निजी करके मतलब बेचा जा रहा था, तो महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। तो इन्होंने क्या करा, अधिकार पत्र जो है अधिकांश लोगों ने पैसे के लिए, अधिकांश नागरिकों ने पैसे के लिए जो है अपने अधिकार पत्र को कालाबाजारियों के हाथों में बेच डाले, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता थी। और सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त होने से खाद्यान्न सुरक्षित नहीं रहे और खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, यानी कि अब जो है निर्यात की बजाय क्या है, आयात करना पड़ा। और रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट से लोगों की जमा पूंजी जो है वो जाती रही, ठीक है। रूसी मुद्रा कौन सी थी, रूबल थी, और इसका जो है इसके मूल्य में गिरावट आने लग गई, और धीरे धीरे जो है गिरावट आएगी तो मूल्य क्या होगा आपका, जो देश से क्या संपत्ति कम होती जाती है। तो 1999 का घरेलू उत्पाद जो है 1959 की तुलना में नीचे आ गया। जो 1959 में जो घरेलू उत्पाद था, आप सोचिए कि आने वाले उसके बाद में कितने सालों बाद में, लगभग 40 साल बाद 1999 में वो कम हो गया। 1959 में मान लो 10 रुपए था, लेकिन 1999 में ये 5 रुपए हो गया, घट गया ये, बिल्कुल देखो, जबकि जैसे जैसे हम प्रगति करते जा रहे हैं तो ये बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घट गया, तो नीचे आ गया। और क्या हुआ, एक माफिया वर्ग उभर गया इसकी वजह से, जिसने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया और अमीर तथा गरीब लोगों के बीच में अंतर बढ़ने लग गया, जिससे आर्थिक असमानता आने लगी। और जल्दबाजी में संविधान तैयार करके राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाकर सभी शक्तियां दे दी गई और संसद जो है कमजोर संस्था बनकर रह गई। ये सारे के सारे शॉक थेरेपी के परिणाम थे। अब आते हैं वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को समझाना है, और वैश्वीकरण क्या है ये आपको बता चुका हूं मैं। वैश्वीकरण के दौर में भारत की स्थिति की विवेचना आपको करनी है, तो आप दोनों ही कर सकते हैं। तो मैंने सांस्कृतिक प्रभाव को समझाया है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव को इस तरह से समझिए, बहुत ही सिंपल पैराग्राफ लिखा है। वैश्वीकरण के परिणाम सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में नजर नहीं आते हैं, ठीक है ना। आप सोचते हो कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से ही वैश्वीकरण देखा जा सकता है, नहीं, हम घर बैठे हों तब भी इसकी चपेट में हम होते हैं। हम जो भी कुछ खाते पीते पहनते सोचते हैं, इन सब का असर जो है हमारे वैश्वीकरण के ऊपर ही नजर आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद कहते हैं वे भी जो है वैश्वीकरण के असर में ही तय होती हैं। अभी पता चल जाएगा कैसे। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस भय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएगी। तो वैश्वीकरण क्या है, संस्कृति के लिए खतरा तो है ही है, साथ साथ में उसके लिए क्या है, अभी मतलब वरदान भी है। देखिए कैसे, खतरा भी बताएंगे और वरदान भी बताएंगे। वैश्वीकरण से यह होता है क्योंकि
वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता लाती है, यानी कि सभी जगह एक जैसी संस्कृति, आपकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, दूसरी संस्कृति आप अपने ऊपर डाल लोगे। जैसे कि हम देखेंगे, जैसे कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर अथवा नीली जीन्स की लोकप्रियता का नजदीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली से, यानी कि बर्गर भी और नीली जीन्स भी कहाँ की शैली है, अमेरिका की है। तो ये दोनों लोकप्रिय है। बर्गर आज पूरे अपने विश्व में प्रसिद्ध है और भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। हर ठेले नुक्कड़ रेडी पर कोने पे शाम को आपको बर्गर देखने को मिल जाएगा। नीली जीन्स सबसे ज्यादा पहले, अभी तो फिर हर कलर की जीन्स आ गई, लेकिन पहले जो नीली जीन्स आई थी वो सभी लोग नीली जीन्स पहनते थे। तो ये सारी की सारी लोकप्रियता कहाँ का रिश्ता है, जो नजदीकी रिश्ता है वो कहां से, अमेरिका से, क्योंकि ये दोनों चीजें अमेरिका की जीवन शैली से लिए गए हैं। तो यही बोल रहे हैं कि जैसे कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर अथवा नीली जीन्स की लोकप्रियता का नजदीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है, क्योंकि अधिक ताकतवर संस्कृति कौन थी, वो थी अमेरिका, ठीक है। अमेरिका अमेरिका अधिक ताकतवर संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है। तो अमेरिका जो है अधिक ताकतवर है और जो दूसरे देश हैं वो कम ताकतवर है, तो उनकी संस्कृति जो है कम ताकतवर समाजों पर पड़ता है। और संसार वैसा ही दिखता है जैसा ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है या दिखाना चाहती है, ठीक है। जो यह तर्क देते हैं उनका मानना है, जो लोग ये तर्क देते हैं बर्गर और नीली जींस का, तो जो लोग ये तर्क देते हैं उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने आप को जो है शक्तिशाली अमेरिकी संस्कृति पर जो है ढलने लगी हैं, ठीक है। जो भी विभिन्न संस्कृतियां हैं वो अपने आप को शक्तिशाली अमेरिकी संस्कृति जो है उसके अंदर ढालने लगी हैं। इससे पूरे विश्व की समृद्ध संस्कृति धरोहर धीरे धीरे जो है खत्म होती है। मतलब अब जब सारे ही संस्कृतियां, विभिन्न संस्कृतियां जो है अमेरिका के चाल ढाल में ढलने लगेगी, तो उसकी खुद की संस्कृति क्या होगी, खत्म होने लगेगी, यानी उसकी समृद्ध संस्कृति की धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है। जैसे हमारी भी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो गई, हम मॉडर्न आ गए हैं। अभी तो हर चीज आप देख सकते हैं। पहले के जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ केवल पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से, ऐसा मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, कि पहले के जमाने में जैसे बहुत सारे गांव थे, अभी तो एडवांस जो हमारे शहर विकसित हो गए हैं। पहले के ज़माने में जो लोग थे वो कपड़े बहुत ही ढंग के पहनते थे, उनके शरीर को पूरी तरह से कपड़े जो है कवर करते थे। लेकिन आज के टाइम में जो पाश्चात्य संस्कृति आई है, जिसमें अमेरिकी जैसी महाशक्तियां हैं, वहाँ की संस्कृति अभी आ गई है। छोटे छोटे कपड़े पहनना, जिसमें आपका पूरा अंग भी कवर नहीं होता है, वो सब चीज़ें जो है संस्कृति हमारी नष्ट होती जा रही है। तो ये चीज़ें बताई जा रही है कि वैश्वीकरण में सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है। आप समझ में आ गया होगा आपको मेरी इस बात से। तो इसलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी समुचित मानवता के लिए भी खतरनाक है, ठीक है ना। अब इसके अच्छे प्रभाव भी हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो, इसके साथ साथ यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक है। नकारात्मक बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि नकारात्मक भी है तो सकारात्मक भी है, लेकिन हमें कौन सा चुनना है वो हमारे ऊपर है। जैसे संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है, संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है, ठीक है, कि मतलब हाँ चलो यार इसका तो वो हो जाएगा। तो संस्कृति कोई ऐसी जड़ वस्तु नहीं है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों का शिकार होती रहती है, ठीक है, और उसको स्वीकार करती रहती है, स्वीकार होती भी है और स्वीकार करती भी है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इसमें हमारी संस्कृति पसंदों में कमी आती है, ठीक है ना। हमारी पसंदों में क्या आती है, कमी। हम जैसे कि हमारी पसंदों में कमी आ गई तो हमारे लिए वो क्या हो गया, खराब हो गया। और लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी जो बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद, जो हमारी पसंद है ना, उसमें जो है उसका दायरा बढ़ जाता है। अब कैसे, इसको हम समझ सकते हैं। जैसे एक बर्गर मसाला डोसा, जैसे बर्गर या मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, ठीक है ना। बर्गर हो या मसाला डोसा हो, तो बर्गर बर्गर होता है, मसाला डोसा मसाला डोसा होता है, तो इनका विकल्प नहीं है। इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है, बर्गर से कोई खतरा नहीं है। इससे हुआ मात्र इतना है कि बर्गर आने से हुआ क्या है कि हमारे भोजन की पसंद में एक और चीज़ शामिल हो गई है। पहले हम बर्गर नहीं खाते थे, अब बर्गर भी हमारे उस चीज़ में शामिल हो गए। पहले समोसा खाते थे, ठीक है, कचौरी खाते थे, अब समोसा कचौरी की जगह हम बर्गर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, यानी कि बर्गर उसमें शामिल हो गई, हमने उस संस्कृति को अपनाया है। दूसरी तरफ नीली जीन्स भी हाथ करगा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। और आपको पता भी होगा कि नीली जींस के ऊपर कुर्तों का बहुत बड़ा चलन चला था। पहले बेल बॉटम का चलन चला था, अभी छोटी पैंट का चलन चल रहा है। जो देखते हो आपको जूते और जुराब दिखते हैं, और पैंट की जो नीचे वाली जो मोड़ी है वो आपके जमीन के पैर से एक बिलांद ऊपर होती है। आपने देखा होगा, अब छोटे छोटे पैंट भी चल रहे हैं। तो इस चलन है, संस्कृति है, बदलती रहेगी। तो इसमें बताया गया वैश्वीकरण के प्रभाव इस तरह से चेंज होते रहते हैं। तो जैसे हाथ करगा से बना हुआ खादी का कुर्ता जो है अभी नीली जींस पे पहना जा रहा है, और ये हम बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं। और यहाँ हम बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं, वो कौन सी, कि नीली जींस के ऊपर खादी कुर्ता पहना जा रहा है। और मजेदार बात तो यह है कि ये जो पहनावा है, ठीक है, इस पहरावे को अब जो है उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिससे हमने जीन्स खरीदना शुरू किया था। यानी कि अमेरिका से हमने नीली जीन्स ली थी, अब हम उसको क्या बेच रहे हैं, कुर्ता भी बेच रहे हैं नीली जीन्स के साथ में। जिसने हमें नीली जीन्स दी थी उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे कुर्ता निर्यात कर रहे हैं, और जीन्स के ऊपर कुर्ता पहने अमेरिकी वासियों को आप आसानी से देख सकते हैं। यह संभव हो पाया। तो यह है कुछ सकारात्मक और नकारात्मक सांस्कृतिक वैश्वीकरण के प्रभाव। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। कांग्रेस का एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में मूल्यांकन कीजिए, या फिर भारतीय संघ में रजवाड़े का विलय किस प्रकार हुआ, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, भारत की स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश प्रशासन ने
भी रजवाड़ों की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब बताता हूँ, भारत की स्वतंत्रता तो की ही गई, साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने जब भारत को स्वतंत्र किया तो उन्होंने रजवाड़ों को भी स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, यही घोषणा की थी। रजवाड़े मतलब होते हैं आपके राज्य, जैसे जम्मू कश्मीर, आपका जो भी बॉर्डर पे जो है ना, वो सारे रजवाड़े होते हैं। इसमें हम आएगा उनके नाम पढ़ेंगे, हैदराबाद हुआ, कश्मीर हुआ, मणिपुर हुआ, ये सारे, जूनागढ़ हुए, ये सारे रजवाड़े हैं। तो इन रजवाड़ों को कैसे शामिल किया गया? तो उस समय दोनों को जो है आज़ाद कर दिया, भारत को भी और रजवाड़ों को भी जो है स्वतंत्र कर दिया गया, और उन्हें भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या यदि वे चाहें तो स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने जब स्वतंत्रता हमें दी तो भारत को आज़ाद किया ही किया, साथ में रजवाड़ों को भी आज़ाद किया, और रजवाड़ों को एक छूट दी कि वो चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर वो अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में भी मतलब घोषित कर सकते हैं। ये अधिकार उन्होंने दिया, और इसने भारत के विभिन्न आकारों की छोटी रजवाड़ों में विभाजन की संभावना को जन्म दिया। अब ये जो ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कह दिया कि भाई रजवाड़े अपनी मर्जी से रह सकते हैं, वो स्वतंत्र अपना राज्य बना सकते हैं, और चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, तो ये क्या रजवाड़े क्या चाहेंगे कि भाई वो स्वतंत्र रहना चाहेंगे, वो अपना राज्य खुद बनाएंगे। लेकिन इस वजह से क्या हुआ, भारत के अनेक टुकड़े होने का जो है ज्यादा अंदेशा बन गया, क्योंकि रजवाड़े अपने आप को अलग करेंगे तो इसका विभाजन हो जाएगा, और विभाजन की संभावना जो है भारत को अलग अलग कर देगी, अलग अलग टुकड़े कर देगी। इस घोषणा ने अखंड भारत के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया, और लोकतंत्र का पूर्ण अस्तित्व अंधकार में था, क्योंकि रजवाड़े अपनी आज़ादी को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि रजवाड़े जो राज्य थे, वो अपनी जो भी उनकी आबादी थी, जो उनके राज्य में लोग रहते थे, उनको क्या नहीं देना चाहते थे, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देना चाहते थे। वो चाहते थे कि वहां पर जो है एक ही राजा रहे और उनकी वो प्रजा रहे। तो लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए वो तैयार नहीं थे, जितने भी राज्य थे जो इसमें शामिल होने वाले थे। तो रजवाड़ों का भारतीय संघ में एकीकरण एक महत्वपूर्ण चुनौती था। यानी भारत के अंदर जो इनको शामिल कर लेना, ना कि राज्य बना के छोड़ देना, भारत के अंदर ही रहेंगे, भले ही राज्य हो लेकिन भारत के ही टुकड़े रहेंगे, इस तरह से इसको शामिल करने का एक योजना बनाई गई, जो कि एक चुनौतीपूर्ण योजना थी। मुस्लिम लीग का विचार था कि राज्यों को अपनी पसंद का कोई भी रास्ता अपनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। मुस्लिम लीग चाहता था कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए, और उसने अपना विचार दे दिया कि जो भी राज्य हैं वो अपनी पसंद से कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। लेकिन विवेकानंद बोल दिया मैंने गलती से, सरदार पटेल जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा गए इस समय, और इन्होंने भारत को आज ऐसी दृष्टि पे लाकर खड़ा किया जो अभी हम देख रहे हैं। तो सरदार पटेल ने जो है रजवाड़ों के शासकों के साथ बातचीत की, जो भी राजा थे रजवाड़ों के, रजवाड़ा मतलब जिसका एक राजा हो, तो जो भी राज्य थे उसके शासकों से बातचीत करने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई, और उनमें से अधिकांश को जो है भारतीय संघ यानी भारत के अंदर जो है शामिल करने के लिए राजी कर लिया, जिसमें से 565 रियासतें थी, 565 छोटी बड़ी रियासतें थी जिनको शामिल किया गया, और अधिकांश राज्यों के शासकों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जो कि पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि बाद में पलटे ना, जिसका अर्थ था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गया। ठीक है, उस पर हस्ताक्षर करने का मतलब है उनका राज्य भारत के अंदर जो है शामिल किया जाएगा, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर के रजवाड़ों का विलय बाकी राज्यों की तुलना में अधिक कठिन साबित हुआ। मतलब बाकी तो सारे राज्य आसानी से शामिल हो गए, लेकिन एक जूनागढ़ था, एक हैदराबाद था, एक कश्मीर था और एक मणिपुर था, इसको भारत के अंदर शामिल करना एक मतलब चुनौती का बहुत बड़ा जो है परिणाम साबित हुआ। लेकिन इसको भी सरदार पटेल ने अपना जो देसी रजवाड़े के भारतीय संघ में विलय करने के लिए जो है चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपना कुछ ना कुछ जो है दिमाग चलाया, अच्छे विचार दिए उन्होंने, और भारतीय स्वतंत्रता का एकमात्र उद्देश्य आत्मनिर्णय और एक साथ लोकतंत्र भी था। इसलिए उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ कूटनीतिक रूप से अधिकांश रजवाड़ों को जो है अपने प्रेरक कौशल के साथ भारतीय संघ में मिला लिया, और यह उनका पूर्ण विश्वास था जिसने भारत को एकीकृत कर एकजुट किया। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, यही था रजवाड़े का विलय। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें क्या है, 1975 आपातकाल के बाद में भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। ये भी आपका 20 से क्वेश्चन है, या फिर आप बता सकते हैं 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट क्या क्या अर्थ था। ये क्वेश्चन मैंने पिछले साल ही करवाया था, सिंडिकेट का क्या अर्थ था, और सिंडिकेट जो है ये कांग्रेस पार्टी में इसकी क्या भूमिका थी, कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट क्या था। तो 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कुछ प्रमुख नेताओं का एक समूह उभर करके आया। बहुत सारे नेता थे जिन्होंने अपना एक जो है समूह बना लिया था, और उन्हीं नेताओं के समूह को जो है सिंडिकेट का नाम दिया गया था। ठीक है, उभर कर आया था, और कांग्रेस के सभी निर्णय और गतिविधियों पर उस समूह की छाप जो है पड़ने लगी थी। मतलब यही समूह जो था कांग्रेस को नियंत्रित करता था। वह एक प्रकार से किंग मेकर के समान था। मतलब किंग मेकर बोलते हैं ना, जो कि जिसका सिक्का चलता हो, तो ये समूह का सिक्का चलता था। इसी समूह ने अनौपचारिक रूप से सिंडिकेट कहा जाता था। इसी समूह को जो है क्या बोलते थे, सिंडिकेट कहते थे। इसका कोई मतलब ये नहीं था कि सिंडिकेट जो है इनका नाम किसी ने आधिकारिक तौर पे नहीं दिया था, यह अनौपचारिक रूप में से इसका नाम सिंडिकेट पड़ा था। कांग्रेस पार्टी के संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी ये सिंडिकेट नामक जो चीज थी ये कांग्रेस पार्टी में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये समूह चल रहा था, और सभी निर्णय पार्टी संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए थे।
इस समूह के प्रमुख जो नेता थे उसमें रामराज मद्रास से, और बंबई के जो है एस के पाटिल थे, मैसूर के यस निजलिंगप्पा थे, और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष, और आंध्र प्रदेश के एन संजीवा रेड्डी थे। तो इन सभी नेताओं का जो गुट था, ये जो यहाँ से आप प्रमुख नेताओं का ये गुट देख रहे हैं, इन्हीं को हम सिंडिकेट के नाम से जो है, इन्हीं को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। अब जो ये कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट क्या था ये बता दिया। अब सिंडिकेट की भूमिका कांग्रेस पार्टी में क्या थी उसको हम समझ लेते हैं। धीरे धीरे इस समूह का दबदबा बढ़ता गया। ये जो लोग थे, इनका ग्रुप जो चाहता था वैसे ही होता था। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को और उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इसने ही अहम भूमिका निभाई थी। अब समझ में आया सिंडिकेट कितना खतरनाक था। जो चाहता था वो कर देता था। सिंडिकेट इतना प्रभावी होने लगा था कि प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता पूर्वक काम करना भी कठिन था, और सिंडिकेट चाहता था कि प्रधानमंत्री उससे सलाह लेकर के, ये हटा देना, ये लाइन गलती हो गई है, उससे सलाह लेकर के मंत्री परिषद का गठन करे। यानी सिंडिकेट जो चाहता था वो प्रधानमंत्री करे, ऐसा मतलब वातावरण उन्होंने क्रिएट कर दिया था। और शासन की नीति अपनाए। शासन भी जो सिंडिकेट चाहता था वो नीति अपनाने के लिए वो प्रधानमंत्री को मजबूर करता। 1959 में राष्ट्रपति के चुनाव में इस समूह ने इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद जो है संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नामांकित कर दिया। ये संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के जो थे, इनको इंदिरा गांधी के खिलाफ, यानी कि इंदिरा गांधी ने मना किया था, उनकी सहमति नहीं थी, उसके बावजूद भी संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए जो है कांग्रेस उम्मीदवार बना दिया गया। इंदिरा गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कांग्रेस के उम्मीदवार के विरुद्ध वीवी गिरी, जो वीवी गिरी है, इसको राष्ट्रपति उम्मीदवार को के लिए स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया और इसे निर्वाचित करवा दिया, और उनको जो है निर्वाचित भी करवा दिया। ठीक है। सिंडिकेट ने अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर इंदिरा गांधी को दल से निकाल दिया। अब सिंडिकेट की इतनी हिम्मत थी, देख लो, कि उसने जो है अनुशासनहीनता का आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर, जो कि प्रधानमंत्री थी, और उनको भी जो है किससे, दल से निकाल दिया, जिस पर कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस बिखर गई और सिंडिकेट कांग्रेस के विभाजन का कारण बन गई। तो कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण जो है सिंडिकेट ही थी। और जैसे ही कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इसका दबदबा भी, जब जो पार्टी की, जिस पार्टी में सिंडिकेट के नाम से जानी जाती थी, वो पार्टी ही टूट जाएगी तो सिंडिकेट भी नहीं रहेगा। तो उसी वजह से उसकी खुद की भूमिका भी समाप्त हो गई, यानी सिंडिकेट की भूमिका भी समाप्त हो गई कांग्रेस का विभाजन होने के बाद में। 35वां और अंतिम क्वेश्चन जो है इस तरह से है, 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं, या फिर आप बता सकते हैं मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था और इसकी मुख्य सिफारिशें का उल्लेख जो है आपको करना है। ठीक है। तो 1989 के बाद अवधि में जो भारतीय राजनीति के मुद्दे थे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला वाला जो पार्ट है इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मंडल आयोग वाला तो कॉमन क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखिए 1980 के बाद भारतीय राजनीति के मुद्दे, इसमें पहला जो हम बात करेंगे, सन 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कई बदलाव आए, क्योंकि उस समय पार्टी जो है चेंज हो गई थी, कांग्रेस अस्तित्व से हट गया था और नई पार्टी बनी थी जिसमें कांग्रेस कमजोर होने लगा था, और मंडल आयोग की सिफारिशें एवं आंदोलन, आर्थिक सुधारों को लागू करना, राजीव गांधी की हत्या और अयोध्या मामला प्रमुख है। मतलब इस 1989 के बाद में राजनीतिक मुद्दों में ये सारे मुद्दे शामिल किए थे, जिसमें मंडल आयोग की सिफारिशें थी और उनका आंदोलन था, आर्थिक सुधारों को लागू करना ये एक मुद्दा था, राजीव गांधी की हत्या हुई थी ये भी एक मुद्दा था, अयोध्या का मामला जो बाबरी मस्जिद वाला था वो भी इसमें आया था। तो ये सारे मुद्दे जो है 1989 के टाइम के थे। और इन स्थितियों में भारतीय राजनीति में निम्न मुद्दे उभरे थे। उभरा कौन सा? 3 बड़े मुद्दे उभरे थे। पहला, कांग्रेस ने स्थिर सरकार का जो है मुद्दा उठाया था। कांग्रेस क्या बोली कि स्थिर सरकार चाहिए देश को। तो इन मुद्दों में कांग्रेस ने दूसरे दलों कि गैर कांग्रेसी सरकारों की अस्थिरता का मुद्दा उठाकर कहा कि देश में स्थिर सरकार कांग्रेस दल ही दे सकता है। कांग्रेस को इन्होंने अच्छा बताया। तो कांग्रेस सरकार ने अपना मुद्दा उठाया कि वो अच्छी सरकार है और वही जो है एक स्थिर सरकार जो है भारत देश को दे सकती है। भाजपा ने जो मुद्दा उठाया उसने क्या उठाया? भाजपा ने राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठाया। तो दूसरी तरफ भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उठा करके हिंदू मतों को अपने पक्ष में कर लिया। जो हिंदू के वोट थे उनको अपने पक्ष में कर लिया और अपने जनाधार को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक करने का जो है प्रयास किया, यानी अपने आप को गांव तक भी पहुंचाया। और भाजपा ने जो है यह, अब भाजपा की सरकार उस समय तो आई थी, उसको शासन ज़्यादा अनुभव नहीं था। और उसके बाद में जब भाजपा फिर से कांग्रेस की सरकार सबसे ज़्यादा लंबी चली, लेकिन भाजपा जब अभी 2014 में लागू हुई तो इसने जो है ये राम मंदिर वाला जो ये मुद्दा था इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है। इसमें टाइम लगा काफ़ी, इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा की संभावना थी, तो इसको सॉल्व करने में समय लगा। और एक और मुद्दा जो उठाएगा, लोक दल व जनता दल ने लोक दल और जनता दल दोनों ने मिलकर के मंडल आयोग की सिफारिशों का मुद्दा उठा लिया। मंडल आयोग क्या थी ये देखिए। तीसरी तरफ लोक मोर्चा और लोक दल और जनता पार्टी आदि दलों ने राजनीति के लिए पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से मंडल की 27% पिछड़ी जातियों को आरक्षण का मुद्दा उठाया। ये सबसे बड़ा कांड इन्होंने किया था। कौन से? लोक दल और जनता दल ने जो आरक्षण का मुद्दा उठाया था वो आज तक भी जीवित है। हमेशा कभी गुजर आंदोलन और ये सब आंदोलन चलते रहते हैं, आप भी जानते हैं। ये आरक्षण का जो मुद्दा था ये बहुत खतरनाक उठा था और इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया और एक जो है आरक्षण का मुद्दा
लाके खड़ा कर दिया और ये मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ। और दिसंबर 1992 में अयोध्या स्थित एक विवादित ढांचा जिसका नाम था बाबरी मस्जिद, उसको विध्वंस कर दिया गया। ये भी मुद्दा उठा था। इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर बहस तेज हो गई। ये सारे मुद्दे जो थे ये आपके 1989 के बाद में भारतीय राजनीति में आए थे, शामिल किए गए थे। तो ये था आपका पूरा सोल्यूशन जो आपने देखा। बदल से क्या अभिप्राय है? तो कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद में इस दल को छोड़ करके किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे ही दल बदल कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। इसमें साम्यवादी तानाशाही एक ये रीजन हुआ था, दूसरा हुआ था गिरती हुई अर्थव्यवस्था, इसके अलावा जो है अन्य देशों के साथ में प्रतिस्पर्धा और नौकरशाही का बोलबाला। ये 4 रीजन थे। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। हर क्वेश्चन को मैंने इतना ईजी बनाया। अगर आप लोग स्टार्टिंग से चैनल को पढ़ रहे हैं, जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूं उनको पढ़ रहे हैं, मैं सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस दे रहा हूं।